दोस्तों तो हम पढ़ेंगे स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। ठीक है, तो एनडीपीएस अपन पढ़ेंगे। बहुत दिन से बच्चों का ये मानना था कि एनडीपीएस पढ़ाया जाए, तो थोड़ा सा मेहनत करके अब एनडीपीएस को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही शानदार एक्ट है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ये 83 धाराओं का जो है एक्ट है और अध्याय है इसमें 6 अध्यायों में विभक्त है और इसमें टोटल धाराएं हैं कितनी, तो धाराएं हैं 83 और अनुसूची भी है। ठीक है, अगर अध्याय गलत बोल दूं तो देख लेना है आप। 16 सितंबर 1985, ठीक है, को ये बना और लागू हुआ 14 नवंबर 1985 को। 14/11/1985 इसकी लागू डेट है। 16 सितंबर 1985 का जो है ये अपना अधिनियम है। तो पहला अध्याय प्रारंभिक 3 धाराएं हैं इसमें। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और भारत के बाहर जितने भी भारत के नागरिक हैं उन पर है। और जो पोत रजिस्टर्ड हैं भारत में, उस पोतों पर जो भी ये अपराध करेगा वो सब पे ये जो है लागू होता है। ठीक है, अब आती है परिभाषाएं। तो परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ पढ़ना है, सारी नहीं पढ़ना है, तो मैं बताता जाऊंगा आपको। पहली है व्यसनी की। तो व्यसनी से ऐसा व्यक्ति विपरीत जो किसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ पर आश्रित है। जो व्यक्ति आदि हो चुका है इन पदार्थों का, उसको अपन व्यसनी कहेंगे। बोर्ड से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत हैं। अगली आती है आपकी परिभाषा कैनेबिस हेम्प की। कैनेबिस ये क्या क्या होता है, तो कैनेबिस में 3 चीज़ें आती हैं। एक चरस आता है, इसके अंदर गांजा आता है और इसका मिश्रण आता है। तो चरस क्या होता है? चरस अर्थात कच्चा या शोधित किसी भी रूप में पृथक किया गया रेजन जो कैनबिस के पौधे से प्राप्त किया गया है। कैनबिस का पौधा होता है, इससे जो कच्चा या शोधित जो चरस प्राप्त किया जाए, वो जो रेजिन प्राप्त किया जाता है उसको चरस कहते हैं। इसके अंतर्गत हशीश तेल या द्रव हशीश के नाम से ज्ञात सांद्र निर्मित और रेजिन भी है, कई प्रकार के तेल भी आते हैं, तमाम चीज़ें जो है आती हैं। आता है गांजा किसे कहते हैं, अर्थात कैनबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे, इनके अंतर्गत बीज और पत्ती जब भी सिरे के साथ हो नहीं है ना हो, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात या विहित हों। तो गांजा क्या है, कैनबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले जो सिरे होते हैं उनको अपन गांजा कहते हैं। जब बीज और पत्ती जब उन सिरों के साथ जुड़े हैं तब वो गांजा है, और अगर उनके साथ नहीं जुड़े हैं तो वो गांजा नहीं है, चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हों। उपरोक्त किसी भी प्रकार की कैनबिस का कोई मिश्रण, चाहे वह किसी निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो या उससे निर्मित कोई पेय, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगला है कैनबिस का पौधा कैसे अभिप्रेत है, कैनबिस वंश का कोई भी पौधा। केंद्रीय कारखाने कौन से हैं, जिसमें केंद्र सरकार की पूंजी कितनी है, 51% शेयर जिस भी कंपनी में लगे हैं वो क्या है, केंद्र सरकार के कारखाने हैं। अब चौथी परिभाषा आती है कोका के व्युत्पाद। तो कोका के व्युत्पाद में कच्चा कोकेन, एक गोनिन कोकेन और सभी निर्मितियाँ जिनमें कोकेन की मात्रा कितनी है, 0.1% है, ये सब कोका के व्युत्पाद कहलाते हैं। कोका की पत्ती से अभिप्रेत है। कोका के पौधे की पत्ती, जितनी भी पत्तियाँ होती हैं सिवाय उस पत्ती के जिसमें सभी एक गोनिन कोकेन और कोई अन्य एक गोनिन एल्केलाइड निकाल लिए गए हैं, सभी पत्तियाँ कोका की पत्ती कहलाती है। लेकिन अगर उसमें से एक गोनिन कोकेन वगैरह उसके रस निकाल लिए गए हैं, जो माल है उसमें से निकाल लिया गया है, तो फिर ये पत्ती नहीं कहलाएगी, क्योंकि पत्ती क्या, वो तो राख बची, उसमें कुछ बचा नहीं है। उनका कोई मिश्रण, चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ है क्या उसके बिना हो, ठीक है। और लेकिन ऐसा कोई निर्मित अगर उसमें कोकेन 0.1% है, कोई ऐसा चीज़ बना दी जिसमें कोकेन 1% से 0.1% से ज़्यादा है, तब वो फिर कोकेन कहलाएगा, कोका की पत्ती जो है वो फिर नहीं कहलाएगा। कोका का पौधा क्या कहलाता है, कोका के पौधे से एरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है। ठीक है, एरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है कोका के पौधा से। अब आती है, ठीक है, 6 धाराएं हो जाती हैं। अब इसके बाद आती है 6 का, ठीक है,
कितनी, 7 का, सॉरी 6 नहीं 7 का, 7 के बाद 7 का आती है। स्वापक औषधि मुनाफेबाजी पदार्थ के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा क्या होती है? तो केंद्र सरकार ने एक सूची बनाई है, उस सूची में जिसको वाणिज्यिक मात्रा लिखा है वो जो है वाणिज्यिक मात्रा मानी जाएगी। इसके बाद अपन को पढ़ना है, सीधी परिभाषा पढ़ना है 8 खाकी की अवैध व्यापार क्या है। तो ये सीधे ये पढ़ना, बाकी कुछ आपको पढ़ने की आवश्यक नहीं है। स्वापक औषधि और मुनाफेबाजी पदार्थों के संबंध में अवैध व्यापार से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं, अर्थात कोके के पौधे की खेती करना या कोके के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना, या तो खेती करना या उसको किसी भाग को इकट्ठा करना। अफीम पोस्त या किसी कैनबिस के पौधे की खेती करना, अफीम पोस्त या किसी कैनबिस के पौधे की खेती। स्वापक औषधि या मुनाफेबाजी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, विक्रय, किराए, भंडारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या आनंदन का कार्य करना। स्वापक औषधियों या मुनाफेबाजी पदार्थों के खंड 1 से खंड 3 तक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न क्रियाकलापों से व्यवहार करना, ठीक है। उपखंड 1 से उपखंड 4 तक में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलापों के परिसर का प्रबंध करना, उसे किराए पर देना। ये सब क्या है? अवैध व्यापार हैं। ये करो, खेती करोगे तो भी दंड, उपयोग, कब्जा, निर्माण, आयात निर्यात कुछ भी करोगे सब अवैध व्यापार हैं। और इसके लिए जमीन वगैरह दोगे, ये भी सब क्या है? अवैध व्यापार हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सीधे पढ़ना है आपको। ये परिभाषा पढ़नी है, 14 नंबर की परिभाषा पढ़नी है। स्वापक औषधि क्या होती है? तो स्वापक औषधि से कोका की पत्ती, कैनबिस, हेम्प, अफीम, पोस्तरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सभी निर्मितियाँ औषधियाँ हैं। तो स्वापक औषधि में क्या क्या आता है? कोका की पत्ती, कैनबिस और अफीम, पोस्तरण है, और इसके अंतर्गत जो भी बनाया जाता है सब स्वापक औषधि आती है। तो कोका की पत्ती, कैनबिस, अफीम, पोस्तरण अभिप्रेत है, इनके अंतर्गत सभी निर्मित औषधियाँ आती हैं स्वापक औषधि के अंतर्गत, ठीक है। अब पढ़ना है अफीम की 15 में। अफीम से अभिप्रेत है अफीम पोस्त का स्कंदित रस। जो अफीम पोस्त का रस होता है वो अफीम है। अफीम पोस्त के स्कंद रस का कोई मिश्रण, चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ शायद या उसके बिना हो, कोई मिश्रण किसी प्रकार से बनाया गया हो, किस अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोई भी ऐसी निर्मित नहीं है जिसमें 0.2% से अधिक अनधिक मार्फिन हो, ठीक है, ठीक है। 0.2% से ज़्यादा अगर मार्फिन नहीं है तो फिर क्या है? वो निर्मित अफीम नहीं है, ठीक है। तो 0.2% से ज़्यादा मार्फिन होना आवश्यक है। अफीम के व्युत्पाद से अभिप्रेत है। अफीम के व्युत्पाद क्या क्या आएंगे? अगली परिभाषा, औषधीय अफीम अर्थात ऐसी अफीम जिसका भारतीय भेषज कोष या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य भेषज कोष की अपेक्षाओं के अनुसार औषधीय प्रयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रसंस्कार कर दिया गया है, चाहे वह चूर्ण के रूप में या कणिका के रूप में या अन्यथा हो, अथवा निष्प्रभावी पदार्थों से मिश्रित हो। आती है बी, निर्मित अफीम अर्थात अफीम को धूम्रपान के उपयुक्त सार में रूपांतरित करने के लिए प्रकल्पित किन्हीं क्रमबद्ध संक्रियाओं द्वारा अभिप्राप्त अफीम का कोई उत्पाद। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। धूम्रपान करने के पश्चात बचा हुआ कोई मंडूर या अन्य अवशेष, ये सब उत्पाद हैं उसके। फेनेथ्रन, एल्केलाइड अर्थात मार्फिन, कोडीन, थिबियन और उनके लवण, ये सब चीज़ें इसमें क्या आती हैं? अफीम के उत्पाद कहलाते हैं। अफीम पोस्त से अभिप्रेत है पेपेवर सोमनिफेरम एल जातियों का पौधा, ये अफीम के पोस्त होते हैं, ठीक है। पेपेवर की किसी अन्य जाति का पौधा जिससे अफीम या फेनेथ्रन एल्केलाइड निकाला जा सकता है, और इसे केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत अफीम पोस्त किस्म क्या है, इसको तो एक बार पढ़ लेना है आप, ताकि अगर कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर जाएं। पोस्तरण की परिभाषा आती है 18 में। पोस्तरण से फसल कटाई के पश्चात अफीम पोस्त के बीजों के सिवा सभी भाग अभिप्रेत हैं, चाहे वे मूल रूप में हो या कटे हुए हों, ठीक है। बीज के अलावा सभी पोस्तरण आते हैं, संदलित या चूर्णित हों, चाहे उनमें से रस निकाला गया हो या ना निकाला गया हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पढ़ना है आपको सीधी की सीधी, ये आना है 23 पे आना है लास्ट परिभाषा, इसके बाद परिभाषा नहीं पढ़नी है।
मना प्रभावी पदार्थ से अभिप्रेत है कोई प्रकृति या संश्लिष्ट पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री, तो ऐसे पदार्थ या सामग्री या कोई लवण जो अनुसूची में निर्दिष्ट मना प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित ही निर्मित है। मना प्रभावी पदार्थों की अलग से सूची दी गई है, उसमें अगर जो आता है वो प्रभावी पदार्थ माना जाएगा, और बाकी जो है कोका और कैनबिस और ये सब चीज़ें अफीम वगैरह, अफीम पुस्तरण, ये सब स्वापक औषधि में आते हैं, तो वो पहले अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अगला अध्याय। जो अगला अध्याय है, अब इसमें एक धारा और रह गई है दोस्तों, इसके पहले अगला अध्याय पढ़ने से पहले धारा 3, मना प्रभावी पदार्थों को सोचे में जोड़े या लोप करने की शक्ति तो केंद्र सरकार है को शक्ति है, वो उसमें जोड़ भी सकती है, कुछ चीज़ें घटा भी सकती है। अब आता है अध्याय 2, प्राधिकरण और प्राधिकारी। तो प्राधिकारी नियुक्त होने हैं, तो स्वापक औषधि आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा अद्योपायों का किया जाना। स्वापक औषधि आदि के दुरुपयोग के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, उपाय करेगी। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार स्वापक औषधियों, मना प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजन के लिए और उनके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अद्योपाय करेगी जो वह आवश्यक और समीचीन समझे। ठीक है, क्या करेगी, सभी उपाय जो है करेगी। कैसे क्या क्या करेगी, व्यसनों की पहचान, उपचार, कैसे कि इनका कब्जा रोका जाए, ये सब चीज़ें सामान्य चीज़ें, कैसे इसका वैज्ञानिक उपयोग किया जाए, इन सब के लिए उपाय करेगी कि इसका दुरुपयोग रुके और लोगों को अच्छी सलाह इसके बारे में दी जाए कि ये बुरी चीज़ है, इसको उपयोग ना किया जाए, अच्छे कामों में इसका उपयोग किया जाए। केंद्र सरकार के अधिकारी, तो केंद्र सरकार अपने अधिकारी नियुक्त करेगी। इसमें मेन है कि एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी, इसको ध्यान रखना। बाकी अन्य नामों से चाहे जितने कर्मचारी याद कर सकती है, अब मतलब पदावहत कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ समिति, तो सरकार स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थों पर जो है सरकार सलाह देने के लिए एक परामर्श समिति का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और 20 से अनध्यक्ष सदस्य होंगे। अधिकतम 20 सदस्य होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, और एक अध्यक्ष होगा। तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी, जो सलाह देगी कि कैसे इन सब चीज़ों से निपटना है। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है इस धारा में, इसके अलावा कुछ भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है नहीं। साथ आती है राज्य सरकार के अधिकारी, तो राज्य सरकार अपने अधिकारी नियुक्त समझेगी, ये जिस नाम से वो नियुक्त करना चाहे कर सकती है, ये धारा 7 कहती है। तो 2 अध्याय हमने यहाँ तक पढ़ लिए। अब आता है अध्याय 2 का। अध्याय 2 का औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि। जो औषधि का दुरुपयोग है, इसके नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय निधि बनाई जाएगी। ठीक है, तो 7 का कहती है औषधि के दुरुपयोग नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय निधि। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि स्थापित कर सकेगी, जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि। ठीक है, जैसे इस अध्याय में इसके पश्चात निधि कहा गया कहलाएगी, उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। क्या क्या उसमें जमा होगा। नंबर 1, वह रकम जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध कराए। ऐसी रकम जो केंद्र सरकार संसद में कानून के द्वारा इसमें जमा कराए, वो रकम जमा होगी। अध्याय 5 का के अधीन संप्राप्त की संपत्ति के विक्रय आगम। जब 5 का के अधीन कोई चीज़ संप्राप्त की जाती है, संप्राप्त और अधिग्रहण में दोस्तों अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब केवल अधिग्रहण जब होता है, निर्णय के पहले जब कोई संपत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है, तो उसका विक्रय वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन संप्राप्त हो जाती है कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसका विक्रय हो सकता है। और जो विक्रय होगा, उसका जो पैसा आएगा नीलामी वगैरह में, वो भी इसी कोष में जमा होगा। ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति संस्था द्वारा दिए जाएं, पूर्वों को बंदों के अधीन निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से कोई आय, इन सब से कोई जो आय होगी जब जमा की गई रकम से, वो सब जो है इसमें हो सकता है। निधि का उपयोजन केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए किया गया अध्यापन संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा। अब इसको जो पैसा आ गया, उसका काय में होगा, इसका उपयोग भी करना है भाई। ठीक है, तो इसके व्यापार को रोकथाम करना है, इसका दुरुपयोग नियंत्रण करना है, व्यसनों की पहचान करना, उनका उपचार कराना है, उन्हें फिर से बसाना है। ठीक, उन्हें शिक्षित करना है इसके बारे में, चिकित्सा के लिए इसका जो है उपयोग किया जाना, ये सब चीज़ें जो है इसमें आपकी आ जाएंगी। आगे आता है 7 का निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। तो सरकार वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देना पड़ेगी, ये ठीक है कि और वो प्रकाशित भी करेगी कितना पैसा आया है, कहाँ खर्च हुआ है, क्या हुआ है। अब आता है अगला अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रतिषेध नियंत्रण और विनियमन अध्याय 3 में है। तो धारा 8 कहती है कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या अफीम पोस्त या किसी कैनबिस के पौधे की खेती या किसी स्वापक औषधि या मना प्रवाही पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, माने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, भारत से बाहर और भारत के से बाहर और बाहर से भारत में जो है आयात निर्यात या यानांतरण नहीं करेगा। ठीक है। जो लाइसेंस वगैरह के हैं वो दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए हैं, इनको छोड़कर इन सब चीज़ों को जो है नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उपयोग, विक्रय, भंडार ये सब चीज़ें जो है नहीं करेगा। इसको एक बार पढ़ लेना, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, ऊपर की चीज़ें मैंने, बाकी ये चीज़ें देख लेना है आप कि यही है, हर जगह यही लिखा मिलेगा। उत्पादन नहीं करेगा, विनिर्माण नहीं करेगा, कब्जा नहीं रखेगा, विक्रय, क्रय, परिवहन, माने यहाँ से कार वगैरह, गाड़ी वगैरह से किसी जीव जंतु पर रख के कहीं ले नहीं जाएगा। ठीक है। इकट्ठा नहीं करेगा, उसका स्टोर नहीं बनाएगा, उपयोग नहीं करेगा, उपभोग नहीं करेगा। इन सब चीज़ें जो है इसमें आपकी आ जाती हैं। ठीक है। तो ये सब जो है नहीं करेगा। ये धारा करती है प्रतिषेध, धारा 8। अब जो इसका उल्लंघन करेगा वो 15 से उसके दंड चालू होते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो प्रतिषेध कर सकती है कि इन चीज़ों का जो है कोई ये अपराध होगा, ये सब काम जो है करना। ठीक है। अब आती 8 का अपराध के व्युत्पन्न संपत्ति संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। तो जो इन अपराधों से, जैसे अफीम के विक्रय से जो पैसा आया या अवैध व्यापार से जो पैसा आया, उस पैसे के उस आगम के जो संपत्ति व्युत्पन्न हुई है उसके क्रियाकलापों का प्रतिषेध। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति है जानते हुए कि ये संपत्ति इस अपराध से प्राप्त हुई है, उसको रूपांतरण नहीं करेगा, उसको खरीदेगा नहीं, उसको उस पैसे से बेचेगा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करेगा। धारा का कहती है कि वो प्रतिषेध करता है। ठीक है। खा कहती है किसी संपत्ति की प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति, व्यन को यह जानते हुए कि यदि संपत्ति इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तदस्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध में व्युत्पन्न की गई है, नहीं छिपाएगा या उसका उपयोग नहीं बदलेगा। ये सब चीज़ें जो है इसमें प्रतिषिद्ध की गई हैं। सी क्या प्रतिषिद्ध किया गया है? जानते हुए किसी ऐसी संपत्ति का जो इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश के किसी अन्य तदस्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध में व्युत्पन्न की गई है, अर्जन नहीं करेगा, मतलब उसको नहीं लेगा, कब्जे में नहीं रखेगा, उसका उपयोग जो है दोस्तों नहीं करेगा। तो इस तरीके से 8 और 8 हमने पढ़ ली। धारा 9 अनुज्ञा देने, नियंत्रण, विनियमन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो केंद्र सरकार चाहे तो अनुज्ञा दे सकती है कि कोई व्यक्ति इसका लाइसेंस ले ले, भाई की खेती करे, अफीम की, गांजे की, ठीक है, उसके इन नियमों के अंतर्गत करे, कहाँ कैसी सब चीज़ें कब्जा में रखे, परिवहन करे। तो पूरा का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होगा? ठीक है, किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। केंद्र सरकार सारे के सारे नियम जो है इसके संबंध में बनाई, किसको लाइसेंस देना है, कहाँ कारखाना खोलना है, कैसे दवाइयों का निर्माण होना है, कैसे अफीम की खेती होना है, क्या होना है, क्योंकि जरूरी तो सब चीज़ें हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये सब चीज़ें धारा 9 में लाइसेंसिंग वगैरह की प्रोसेस दी गई है। 9A में नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रण विनियमित करने की शक्ति। ठीक है, तो उसमें पदार्थों का नियंत्रण बताया गया है 9 में। अब उन पदार्थों को नियंत्रित तो विनियमित कैसे करना है, किसको बेचना है, क्या करना है, इनके बारे में सब नियम को, ये शक्ति भी किसको होगी? केंद्र सरकार को होगी। 9 काम होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार इसको आप अगर पढ़ भी लेंगे तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। अनुज्ञा देने, नियंत्रण करने, विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब ये सारा का सारा काम राज्य सरकार 10 में कर सकती है। 9 में केंद्र सरकार कर रही थी, लाइसेंस देना है, खेती किससे करवाना है, किस दर पे करवाना है, कहाँ से बीज उपलब्ध कराना है, कैसे उसका भंडारण करना है, कहाँ कारखाना खोलना है, कहाँ दवाई, सारे के सारे नियम बनाएगी धारा 10 में आपकी जो है राज्य सरकार। आगे आता है आपकी आती है धारा 11। तो धारा 11 कहती है स्वापक औषधियों या मनाप्रवाही पदार्थों आदि को क्रस्तम या कुर्की के दायित्वाधीन न होना। तो जो स्वापक औषधियों मनाप्रवाही पदार्थ होते हैं, जैसे गांजा है, अफीम है, पोस्तरा है, इन सब चीज़ें कुर्की के अधीन नहीं होंगी। जैसे मान लो
50,000 रुपया किसी बैंक को आपसे वसूल ले या कोर्ट को आपसे वसूल ले है 50,000 रुपया, तो ये नहीं कि उन भैया 5,000 का आपके यहाँ से गांजा मिल गया तो वो वसूली में चला जाए, उसकी कुर्की नहीं होगी। वो तो अगर आपके घर में पाया जाएगा तो वो अलग चीज़ है, उसका अलग मैटर होगा, वो गवर्नमेंट में संप्राप्त हो जाएगा और आपको वापस नहीं मिलेगा, उसका पैसा आपको जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये उसकी दायित्वधीन नहीं होगी, इससे छूट है। ठीक है, ये धारा 11 कहती है। धारा 12 स्वापक औषधियों या मना प्रभावी पदार्थों के बाह्य व्यापार पर निर्बंधन। ठीक है, तो बिना लाइसेंस के, बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति स्वापक औषधीय मना प्रभावी पदार्थों को ना भारत से बाहर ले जा सकता है, ना भारत में विदेशों से ला सकता है। धारा 13 सुरुचिकर्मक की निर्मिति में उपयोग के लिए कोका के पौधे के कोका की पत्तियों के संबंध विशेष, जो सुरुचिकर्मक होते हैं, ठीक है, इनमें उपयोग के लिए कोका इन विशेष बंद कर दिए गए हैं कि धारा 8 में किसी बात की होती हुई धारा 8 प्रतिशत करती है, करने दो। केंद्र सरकार किसी शर्त सहित या उसके बिना सरकार की ओर से किसी सुरुचिकर्मक की निर्मिति में जिससे में कोई एल्केलाइड नहीं है, कोई एल्केलाइड जो है नहीं है, उपयोग के लिए और ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक विस्तार तक किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग के संग्रह किया कोका की पत्तियों के उत्पादन, कब्जे, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्य आयात, अंतर्राज्य निर्यात या भारत में आयात की अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है, कोका के पौधे के संबंध में ये है। और कैनबिस के पौधे के बारे में विशेष बंद अगर लगता है केंद्र सरकार को तो भाई अनुमति दे देगी, कौन सी दिक्कत है यार, सरकार ही को तो देना है अनुमति। ठीक है, ये खेती बेची करो भैया और ये काम की चीज़ है, अपन को दवाई वगैरह में इसका उपयोग करना है। ठीक है, लेकिन जो आदेश देगा, जो विहित किए जाएंगी शर्तें, उन शर्तों के अधीन जो है ऐसा काम हो पाएगा। अब अध्याय 4 आता है, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये अध्याय है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अपन इसको 1 या 2 लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे भी संभव होगा वैसे अपन इसको पढ़ते चलेंगे। अब अपराध और शास्तियाँ आती हैं। धारा 15 कहती है, इतनी शानदार शास्तियाँ हैं दोस्तों इसकी कि मैं आपको सारी की सारी याद करा दूंगा, कोई भी दिक्कत आपको जाने वाली है नहीं। पोषण के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी उपबंध के अधीन बनाएगा, किसी नियम में या निकालेगा किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में, पोस्ट तरण का उल्लंघन में, शर्त के उल्लंघन में अगर लाइसेंस है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, ठीक है, विक्रय, क्रय, उपयोग करेगा, उसको भंडागार में रखेगा या लोप करेगा या भंडागार पोषण को हटाएगा, उसकी बाबत कोई कार्य करेगा, वह उल्लंघन जहाँ अल्प मात्रा एक होती है, अल्प मात्रा अलग अलग घोषित किया, अल्प मात्रा, ठीक है, और एक वाणिज्यिक मात्रा घोषित किया गया और अल्प मात्रा घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे मान लो 100 ग्राम अल्प मात्रा है गांजे की, 100 ग्राम तक पाया जाता है तो अल्प मात्रा मानी जाएगी, मतलब 1 वर्ष तक की सूची में लिखा है पूरा का पूरा कौन अल्प मात्रा कितनी वाणिज्यिक मात्रा है, तो सजा होगी 1 वर्ष तक की सजा और या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों जो है हो सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम इसका है। दूसरी अल्प मात्रा से ज़्यादा है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी या और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और अगर वाणिज्यिक मात्रा है तो कम से कम क्या होगी, तो कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, और 20 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, 10 साल से सजा कम नहीं होगी, जुर्माना 1 लाख से कम नहीं होगा, सजा 20 लाख तक हो सकेगी और जुर्माना 2 लाख रुपए तक हो सकेगा, और चाहे 2 लाख से अधिक भी लगा सकती है न्यायालय कारण लेखबद्ध करके। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की सजाएं आप रख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्ट के लिए। अल्प मात्रा में 1 वर्ष तक की या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है, व्यापारिक मात्रा से जैसे गांजा 1 किलोग्राम से कम है लेकिन 100 ग्राम से अधिक है तो 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर वाणिज्यिक मात्रा है दोस्तों तो कम से कम 10 वर्ष की सजा, अधिकतम 20 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा, 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, आवश्यकता पड़े तो बढ़ा भी सकते हैं। 16 कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था पोषण के संबंध में। अब आती है कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष बंद। ठीक है, तो कोका के संबंध की जो पत्तियां हैं इसके संबंध में इसकी कोई खेती करेगा, ठीक है, इसके खेती करेगा कोका के पौधे की उल्लंघन में बिना लाइसेंस के या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में, उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन करेगा तो उसके लिए 10 वर्ष तक की कारावास से
और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। इस तरीके से हमने इसको जाना। धारा 17 निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन। जब अफीम बन जाती है उसको बढ़िया तरीके से निर्मित कर दिया जाता है तब इसके संबंध में भी सेम वही सजा है, अल्प मात्रा में उतनी जितनी ही मैंने बताया था आपको। ठीक है, 1 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों बीच की है। अल्प मात्रा से ज़्यादा है उससे कम है तो 10 वर्ष तक की सजा 1 लाख रुपये जुर्माना। वाणिज्यिक मात्रा से 1 से कम नहीं होगा 2 लाख तक का जुर्माना, 10 से कम नहीं होगी 20 वर्ष तक की सजा। 18 अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। इसमें अभी सेम के सेम ये तीनों पॉइंट हैं, ये इसमें आपको रखने की आवश्यकता नहीं, बस ये रख लेना कि अफीम पोस्त अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड कहाँ कहाँ है। आगे आता है खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड। तो धारा 19 उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान करती है जिनके पास लाइसेंस है अफीम की खेती करने वगैरह का। अगर वो उसको चोरी कर लेते हैं या उसको अन्य तरीके से बयान करते हैं, चोरी छिपे बेचते हैं, 10 वर्ष तक की मिनिमम सजा होगी, 10 से कम की नहीं होगी, 20 तक हो सकेगी। 1 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा, 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने में बढ़ा भी सकते हैं। कैनबिस के पौधे और कैनबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। तो 2 प्रकार, जो कैनबिस का पौधा है इसके लिए 2 प्रकार की बातें हैं कि एक उसकी खेती करने के लिए दंड है और दूसरा है उसका उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, आंतरिक निर्यात का उपयोग करने के लिए। तो भाई 2 प्रकार की बातें यहाँ पे हुई हैं तो 2 प्रकार के दंड भी होंगे। तो पहला दंड है कि अगर खेती वेती करता है तो उसके लिए 10 वर्ष तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। बाकी उत्पादन, विक्रय और परिवहन वगैरह करता है, तीनों की तीनों कंडीशन आप फुलफिल कर लेना। वो अल्प मात्रा वाली, बीच वाली और लास्ट वाली सेम की सेम सजा है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। आगे आते हैं मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। अब अपन ने अभी तक जो पढ़ा था इसके पहले पढ़ा का वो क्या पढ़ रहे थे अपन, वो औषधियों, स्वापक औषधियों से संबंधित चीज़ें थी। अब मना प्रभावी पदार्थ से संबंधित चीज़ों के उल्लंघन के लिए दंड आता है। तो जो कब्जे जो सब चीज़ें करेगा उसी प्रकार की ये तीनों की 3 सजाएँ हैं, ये अल्प मात्रा, बीच वाली और वो 1 वर्ष तक की, 10 वर्ष तक की, 10 से कम नहीं होगी 20 वर्ष तक की, जुर्माना 10,000, 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं होगा 2 लाख तक आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में करके बता देना, आप फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा। स्वापक औषधियों और मना प्रभावी पदार्थों की अवैध रूप से भारत में आया तो भारत में निर्यात या अंतर के लिए दंड। तो जो भारत में अवैध रूप से लाएगा या ले जाएगा उसके लिए भी सेम का सेम दंड है, वही अल्प मात्रा से कम और ज़्यादा वाला। तो ठीक है, इसको अलग से बताने की आवश्यकता है नहीं। अब आती है धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों मना प्रभावी पदार्थों के बाह्य व्यवहार के लिए दंड। धारा 12 हमने क्या पढ़ेगी कि बाह्य व्यवहार को प्रतिषेध करता है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ न बाहर भेज सकता है, न ला सकता है, और वो उसको उल्लंघन करता है और भेजता है वहाँ बाहर से यहाँ या यहाँ से बाहर, तो कम से कम 10 वर्ष तक की सजा, अधिकतम 20 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा, 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। ठीक है। आती है धारा 25, किसी अपराध किए जाने के लिए परिसर आदि का उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञा देने के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए अपनी जगह देगा, घर देगा, बरामदा देगा, सब कुछ देगा, वो उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जो उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपराध किया है। आती है धारा 25 का, धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड। धारा 9 का में जो आदेश किए गए हैं, ठीक है, नियंत्रित पदार्थ के नियंत्रण विनियमन संबंध, उसका जो उल्लंघन करेगा तो उसके लिए भी कठोर कारावास की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है।